नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश ने कल जनता कर्फ्यू का पालन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये शुरुआत है और जीत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प और संयम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने ये बता दिया है कि वे क्षमतावान हैं और अगर वो फैसला कर लें तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को एकजुटता से पराजित कर सकते हैं। शाम को 5 बजते ही बड़ी संख्या में लोगों ने चिकित्सा सेवा समेत अन्य आवश्यक कार्यों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रति ताली, शंख, थाली और घंटी बजाकर आभार व्यक्त किया। लोगों ने अपने अपने घरों की छत, बालकनी और लॉन में इकट्ठा होकर अभिवादन किया। बच्चों के साथ ही बुजुर्ग, आम आदमी और अति विशिष्ट व्यक्ति भी घंटी, शंख और ताली बजाते नजर आए। इंडिया गेट समेत राजधानी के अन्य हिस्सों में पुलिस सायरन भी सुनाई दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो एक कॉल दी थी कि जनता कर्फ्यू हो, उसके तहत मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के हर वर्ग ने अपना सहयोग देते हुए उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है। उसको उस इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है कि आज देश हर तरह से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने भी आभार व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल शाम 5 बजे अपने निवास पर कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टर्स, आवश्यक जन सेवाओं में लगे कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का करतल ध्वनि से कृतज्ञ अभिवादन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस की चुनौती का समाधान निकालने में लगे सभी देशवासियों का उनकी निस्वार्थ सेवा और संकल्प के लिए कृतज्ञ अभिनंदन करता हूं। आइए इस चुनौती का मिलकर सामना करें, सामाजिक व्यवहार में दूरी रखें और यथासंभव सावधानी बरतें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जनता कर्फ्यू का पालन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के सभी नागरिकों का जनता कर्फ्यू के दौरान असाधारण संकल्प और धैर्य के लिए अभिनंदन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जंग तभी जीती जा सकती है जब हम सभी सावधान और जागरूक रहें और अपने साथ दूसरों का भी बचाव करें। उन्होंने कहा कि हम धैर्य और विश्वास से कोरोना वायरस से जीतेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है। कुछ बड़े लोग और इलिट लोग और प्रभावी जो माने जाते हैं समाज में, वो लंदन से आते हैं और बिना बताए जाकर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उसमें देश का इलिट क्लास जाता है। यह आपराधिक कृत्य है ऐसे लोगों का। उनको इसकी सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की जब सेंसिटिव स्थिति हो, इस तरह की चुनौतीपूर्ण और खतरे की स्थिति हो, तो इस तरह से पूरे समाज को खतरे में डाला जाए। इसलिए हम लोगों को एक एक व्यक्ति को चौकस होना पड़ेगा। सफाई से लेकर हर जो सावधानी WHO से लेकर भारत सरकार ने बताया, राज्य सरकारों ने जो निर्देश बताए, उनका खुद अनुपालन करें, तभी हम इस चीज से निकल सकते हैं। और हम अगर मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपने अपने घरों के सामने तालियां बजाकर आभार व्यक्त किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू का पालन करने पर लोगों की सराहना की। साथ ही उन्होंने इसे एक लंबी लड़ाई की शुरुआत करार देते हुए जनता को 2 हफ्ते और जागरूक रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी। ये एक स्वैच्छिक अभियान था जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चला। प्रधानमंत्री की अपील पर देश भर में लोगों ने कल शाम 5 बजे से 5 मिनट तक थाली, ताली, घंटी, शंख समेत विभिन्न ध्वनि यंत्रों को बजाकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने अपने घर पर ही थाली बजाकर उन सभी का आभार प्रकट किया जो कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच लोगों को आवश्यक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि विभिन्न हिस्सों में रविवार को नए मामले आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या
360 तक पहुंच गई है। रविवार को गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मौत के एक मामले सामने आए हैं। इससे पहले कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब में एक मौत हुई है। देश भर में कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीजों का टेस्ट करने के लिए 111 लैब्स ऑपरेशनल हो गई हैं। सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की व्यवस्था की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय बाहर से आने वाले लोगों को अलग रखना है। हम लोग ICMR और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत से कहना चाहेंगे कि ये बीमारी थोड़ी सी बदली है हमारे देश में, क्योंकि कुछ ज़्यादा केस डायग्नोस हुए हैं अभी, क्योंकि काफ़ी यातायात के लोग वापस आए भारत, और विदेश से भी सारे भारतीय वापस आना चाह रहे थे, और हमारे भाई बहन हैं, हमारा देश है, तो उनको आना ज़रूरी है, और उसके लिए सरकार ने पूरा प्रबंध किया कि वो लोग आ जाएं। तो अब ये कुछ लोग जो यूनाइटेड किंगडम से आए, कुछ USA से आए, कुछ काफ़ी फ़्लाइट्स आई, तो अब उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? तो इसकी स्ट्रैटेजी जो है वो इस समय तो ये है कि उनको आइसोलेट करना ज़रूरी है। जैसे कि लव अग्रवाल जी ने कहा कि उनको चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है, और इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन के ब्रेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है आइसोलेट करना उनको। जैसे ही वो आइसोलेट हो जाएंगे तो वो वायरस नहीं स्प्रेड होने की उम्मीद कम है हम लोग को, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायरस हवा में तो नहीं है, मगर जो हम ज़रा सा बात कर रहे हैं तो ड्रॉपलेट्स जो गिरती हैं उस ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन होता है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि ये वायरस बहुत स्ट्रॉन्ग है ट्रांसमिशन करने में। तो इसकी जिसे आप इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इस वायरस की, तो इसलिए उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। और भारत सरकार ने इस पे सारे ध्यान दिए हैं, चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ से हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के यहाँ से हो, चाहे ICMR हो, चाहे बाकी सारे विभाग जो सिविल एविएशन और होम और सारे विभाग इसमें लगे हुए हैंगे, डिफेंस वगैरह सब लगे हुए हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी इसकी मीटिंग रोज़ सुबह शाम के कम से कम कई महीनों से, कई हफ्तों से ले रहे हैं इसके बारे में। और अभी तक जो भारत की स्ट्रैटेजी रही है वो अच्छी रही है, और हम लोग अच्छे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मौतें भी नहीं हुई हैं, बहुत कम मतलब ये मौतें हुई हैं इसकी वजह से। तो इसके लिए ये सवाल आता है कि इनको जो बाहर से आए हैं उनको पहली चीज़ है आइसोलेट करना। दूसरा सवाल आता है कि इनको टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मास स्क्रीनिंग हम लोग ने थर्मल तो की, तो उससे जिनको टेम्परेचर था उनको अलग कर दिया, मगर टेस्ट का जो होता है वो स्वैब टेस्ट होता है, उसमें हम लोग वायरस को टेस्ट करते हैं RNA को एक्सट्रैक्ट करके। और उसके लिए हमारे भारत में क्षमता भी हम लोगों ने बढ़ाई है उसके लिए, और उस वायरस को टेस्ट करने के लिए ये वायरस का टेस्ट जो है 2 दिन कांटेक्ट के बाद से लेके 14 दिन तक कभी भी पॉजिटिव हो सकता है। यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है, 5 दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है, 7 दिन बाद किया तो पॉजिटिव हो सकता है, 14 दिन के बाद यदि आप करें तब नेगेटिव होने की उम्मीद है। इसमें बीमारी का समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी में 80% लोग को हल्का ज़ुकाम जैसा बुखार होएगा और ठीक हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा वो पॉजिटिव हुए, नेगेटिव हुए और ठीक हो गए। 20% में कुछ आपको खांसी, ज़ुकाम, बुखार हो सकता है, जिसमें से 5% को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। और जो 5% अस्पताल में भर्ती होते हैं उसमें उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कुछ में नई दवाएं आई हैं वो ट्राई की जा रही हैं, उनका भी रिज़ल्ट कुछ जगह इतना जादू नहीं है,
क्योंकि मौतें यहाँ भी हो रही हैं, चाइना में मौतें, इटली में भी हो रही हैं, मौतें यूके में भी हो रही हैं, मौतें यूएसए में भी हो रही हैं। जब सारी व्यवस्था है उनके पास, इतने बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने बहुत ही तरक्की की है, उनके यहाँ भी वो डेथ को नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो हम लोग को फोकस करना है कि अगर हम लोग आइसोलेट कर दें उस जो बाहर से आए हैं, उनको 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, और यदि होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल दूर रखना है, कम से कम 1 मीटर, या अलग कमरे में रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि कुछ लोग, बच्चे आ गए हैं, अपने घर भी चले गए हैं कुछ, तो उनको अलग कमरे में रहना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यह है कि उनको टेस्ट करना की ज़रूरत तभी है जब उनको सिम्टम्स हों। यदि सिम्टम्स हो जाएं और टेस्ट पॉजिटिव है, तब अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश में हम लोग ने अस्पताल की तैयारी सारे स्टेट्स में करी है, जो कोविड के अस्पताल अलग हो जाएंगे, जिससे कि बहुत आसानी से ये समझा जाएगा कि इसमें कोविड का मरीज़ जाएगा, अन्य अस्पतालों में नहीं मिलेगा। मगर टेस्टिंग की बात पे एक बार और बताना चाहूँगा कि कई लोगों ने कहा कि भारत टेस्टिंग ज़्यादा नहीं कर रहा है और ये है, कम है। अभी भी 15 से 17 हज़ार, 16-17 हज़ार हम लोगों ने टेस्ट कर रखे हैं अभी तक, और हमारे पास क्षमता है हर हफ्ते में 10,000, हर दिन 10,000 टेस्ट करने की, जिसमें मतलब है करीब 50 से 70 हज़ार टेस्ट हम हफ्ते में कर सकते हैं। तो आंकड़े में बताता हूँ, फ्रांस ने एक हफ्ते में 36,000 टेस्ट किए, यूके ने फ्रांस ने एक हफ्ते में 10,000 टेस्ट किए, टेस्ट पर वीक। फ्रांस 10,000, यूके 16,000, यूएसए 26,000, जर्मनी 42,000, इटली 52,000 और साउथ कोरिया में 80,000 टेस्ट हर हफ्ते किए गए हैं। भारत में इस समय, जैसे कि हम लोग के पास पहले एक NIV की लैब थी, अब हम लोग ने 111 लैब कर दी हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट लैब के लिए भी सबके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कर दिया है कि वो लोग करते हैं। उनके पास हज़ारों में कलेक्शन सेंटर्स हैं और कई लैब 60 करीब प्राइवेट लैब आई हैं हमारे पास, रजिस्टर कर दी हैं, धीरे धीरे रजिस्टर कर रही। 3 तो अभी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी अप्रूव हो गई हैंगी। मैं नाम बता दूंगा, अभी आप लोग पूछेंगे, बता सकता हूँ कहाँ कहाँ के हैं ये सब। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय पर वीक, जैसे आप USA का देखें तो उन्होंने 26,000 टेस्ट पर वीक किए हैं। हमारे पास इस समय गवर्नमेंट सिस्टम में भी 60-70 हज़ार पर वीक करने की क्षमता है, और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और प्राइवेट से और बढ़ सकती है। मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग नहीं करनी है। इनडिस्क्रिमिनेट टेस्टिंग हैज़ नॉट टू बी डन। कोई भी बाहर से आए, आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन, मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, इसीलिए आइसोलेशन आइसोलेशन आइसोलेशन। और इसमें अब लोग भाग रहे हैं, टेस्ट करा लें, रिएजेंट आ जाएं, और इसके लिए ठीक। तो इसलिए हम ये इंश्योर करते हैं कि टेस्टिंग जितनी कम होए, जब तक सिम्टम ना हो तब तक टेस्टिंग ना करें, ये ज़रूरी है। और आइसोलेशन करना ज़रूरी है। और हम लोग ने टाइमली एक्शन करके प्राइवेट लैब्स को भी अप्रूव कर दिया है, और वो सब भी टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। जिनकी ज़रूरत है उनके पास कलेक्शन सेंटर्स भी हैं, वो कलेक्ट भी कर रहे हैं। और ये सब सुविधाएं इस तरीके से भारत सरकार की तरफ से हर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे, इस पर हर मिनट पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और कोशिश है हम लोग की कि हम लोग इसमें रोक कर पाएँ और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकेंगे, और इससे देश में मौतें कम होंगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में वायरस से निपटने की तैयारियों और उठाए गए कदमों और स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमित मामलों की बढ़ती संख्या पर विचार विमर्श किया गया।
कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी में जुटे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी तरह इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और इसीलिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। देखिए, हमने जो स्टेट के साथ डिस्कस किया, जो स्टेट आदेश जारी करेंगे वो होगा कि इसेंशियल सर्विसेज के अलावा सारी सर्विसेज स्थगित की जाएं। तो वो स्टेट लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा। और इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि आप समझते हैं कि इसेंशियल सर्विस में फायर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ग्रॉसरी शॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, तो वो स्टेट लेवल पर स्पेसिफिक डिसीजन इशू किए जाएंगे। बट हमारा क्लियर फोकस है कि वायरस का चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक किया जाए, उसके लिए वी वांट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल। कोरोना पर पाबंदी के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 15 जिले, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस दौरान दिल्ली की सभी सीमाएं सील रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी निजी कंपनियों और स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को बंद के दौरान का पारिश्रमिक देना होगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। ये अभी जो हमारे देश में, पूरी दुनिया में हालात हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का जो पूरा समस्या बनी हुई है, एक वायरस एक दुनिया के कोने में आया और उसने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हंगामा मचाया हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं हमारे देश में ये वायरस थोड़ा लेट आया, क्योंकि ये नया वायरस है। ये कैसे काम करता है, ये कैसे अफेक्ट करता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे देश में ये लेट आया, इस वजह से दूसरे देशों में इसने कैसे प्रभावित किया उससे हम लोग सीख ले सकते हैं। और अगर हमने वहाँ से सीख लेके उचित समय पे उचित कदम नहीं उठाए तो फिर हम अपने आप को आगे माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से ये वायरस फैला है, और ख़ास तौर से इटली, ईरान, चाइना के जो एग्ज़ाम्पल्स हम लोगों के सामने आ रहे हैं, जिन देशों ने इसको अच्छे से डील किया उनके एग्ज़ाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि इसको जितनी जल्दी रोका जाए, ज़्यादा फैलने से उतना ज़्यादा अच्छा है। अभी दिल्ली के अंदर हमारे पास 27 केसेस हैं। इन 27 केसेस में 6 केसेस ट्रांसमिशन के हैं, मतलब कि 6 केस वो हैं जो एक आदमी से दूसरे को लगे। 21 केस ऐसे हैं जो बाहर से विदेश घूम के लोग आए थे और वो बाहर से इस वायरस को लेके आए। तो फ़िलहाल दिल्ली के अंदर अभी ये इस स्टेज में है कि ये एक से दूसरे को अभी तक ज़्यादा फैला नहीं है, केवल 6 लोगों को अभी तक ये फैला है। अगर आज हमने इसके ऊपर कठिन कदम नहीं उठाए, कल को अगर ये कुछ दिन के अंदर मान लीजिए 1000 केस हो गए, 1500 केस हो गए, तो उसके बाद अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होगा जैसे अभी इटली में देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर ज़्यादा केसेस करने के बाद हम लॉकडाउन करेंगे, उन ज़्यादा केसेस को शायद हमारे अस्पताल और पूरा का पूरा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसको डील नहीं कर पाएगा और उस वजह से ज़्यादा मौत हो सकती हैं। इसीलिए आज हम सब लोगों ने मिलके ये तय किया है, आप सबकी सेहत के लिए, हम सबके, हमारी दिल्ली के लिए, देश के लिए ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें सस्पेंड होंगी और क्या क्या चीज़ें लागू रहेंगी मैं आपको बता देता हूँ। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। डीटीसी की बसें 25% चलेंगी
और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाज़ार, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली बाज़ार, ये सब बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं। मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे, बाकी बॉर्डर्स सील कर दिए जा रहे हैं। इंटरस्टेट बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के हों वो सारे बंद किए जा रहे हैं। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें। पूरी दुनिया से जो हमें सीखने को मिला वो यही कि जितना आप कम से कम बाहर निकलेंगे, जितना आप कम से कम दुनिया के संपर्क में आएंगे, उतना हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप खुद अपने आप को कोरोना से बचा सकते हैं। तो आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अनलेस बहुत ज़रूरी ना हो। बहुत ज़रूरी हो बाहर जाना, मान लीजिए दूध लेके आना है, सब्जी लेके आना है, तभी बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप बाहर ना निकलें। इन रेस्ट्रिक्शन से, लॉकडाउन से जनता के हित के लिए निम्न सर्विसेज को इससे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। एक तो जो कानून व्यवस्था को लागू करने वाले जितने ऑफिसेज हैं और जो मजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ हैं उन सारे ऑफिसेज को इससे एग्जेम्प्ट किया जाएगा, वो जारी रहेंगे। पुलिस का कामकाज जारी रहेगा, सभी अस्पताल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जारी रहेगा, फायर डिपार्टमेंट जारी रहेगा, प्रिजन डिपार्टमेंट चलता रहेगा, राशन की दुकानें जारी रहेंगी, चलती रहेंगी, बिजली के दफ्तर जारी रहेंगे, पानी की सप्लाई से संबंधित सभी विभाग जारी रहेंगे, म्युनिसिपल सर्विसेज जारी रहेंगी जैसे साफ़ सफाई। दिल्ली विधानसभा का कल बजट सत्र है, उसके लिए जो भी कामकाज है वो जारी रहेगा। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जो सरकार का है वो जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जारी रहेंगे। बैंकों के कैशर और टेलर, ताकि लोग अपने पैसे निकलवा सकें, वो जारी रहेंगे। टेलीकॉम, इंटरनेट और पोस्टल सर्विसेज जारी रहेंगी। जो एसेंशियल गुड्स हैं जैसे खाना, दवाई, इनकी ई कॉमर्स से संबंधित जो सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। फूड आइटम्स, खाने पीने की फूड आइटम्स और ग्रॉसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, बेकरी, मीट, फिश, इससे संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। मिल्क प्लांट्स जारी रहेंगे। जो जनरल किराने की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। जो रेस्टोरेंट से केवल टेक अवे और होम डिलीवरी अलाउ किया जाएगा। केमिस्ट्स और फार्मासिस्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी और ऑयल एजेंसीज खुली रहेंगे। एनिमल फॉडर खुले रहेंगी इनकी दुकानें। अब ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, इनसे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, ट्रेड, कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स, इनसे संबंधित जो भी है इन सर्विसेज से वो जारी रहेंगे। और समय समय पे अगर सरकार को लगता है कि कोई एसेंशियल सर्विस है जो रह गई और उसको जारी रखना ज़रूरी है, तो वो समय समय पे नोटिफाई करते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पे मिलता है और उससे पूछा जाता है और वो कहता है कि मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ, तो उसकी बात मान ली जाएगी, उसे कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति सड़क पे मिलता है और वो कहता है कि मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ, दूध खरीदने जा रहा हूँ, मैं अपने इस एसेंशियल सर्विस के काम के लिए जा रहा हूँ, उसकी बात मान ली जाएगी। तो जनता के ऊपर भरोसा करके जो जनता अगर इससे रिलेटेड कोई अस्पताल जा रहा है कोई, तो उसकी बात मान ली जाएगी। 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा। और जितने प्राइवेट दफ्तर हैं, प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो बंद रहेंगे, लेकिन उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको ऑन ड्यूटी माना जाएगा।
तो सभी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स को अपने अपने कर्मचारियों को इस दौरान जब लॉकडाउन रहेगा उसकी पूरी तनख्वाह देनी होगी, इंक्लूडिंग परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। भारत सरकार से, चूंकि दिल्ली के अंदर भारत सरकार के भी दफ्तर हैं, भारत सरकार से संबंधित जो भी ऑर्डर होंगे वो भारत सरकार अपने अलग से निकालेगी, वो इसके दायरे में नहीं आएंगे। और जो भी कोई व्यक्ति इस ऑर्डर को लागू नहीं करेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, अभी तक काफ़ी ये सुनने में आ रहा है कि मास्क की और सैनिटाइजर्स की काफ़ी ब्लैक हो रही है। हम सरकार की तरफ से उन सभी लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में जब लोग इतनी विपदा में हैं, अगर आप इस तरह की कालाबाजारी करते हैं तो ये आप गलत काम कर रहे हैं, ना केवल कानून के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ। तो वो आप लोग जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे बाज आएँ और सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतेगी। अभी तक हम 327 जगह रेड मार चुके हैं और 437 लोगों के खिलाफ हम अभी तक मामले दर्ज कर चुके हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि इन सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपके ऊपर काफ़ी परेशानियां सब लोगों को उठानी पड़ेगी, लेकिन अगर इस वक्त हम लोगों ने ये कदम उठा लिया तो हम इसको फैलने से रोक पाएंगे। और अगर हम लोगों ने इस पूरी कार्रवाई से 10 लोगों की भी जान बचा ली, 20 लोगों की भी जान बचा ली, तो मुझे लगता है इट इज़ वर्थ इट। कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत 16 जिलों को लॉकडाउन कर दिया है। इन जिलों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। और हम लोगों ने इस बारे में पूरी व्यवस्था की है कि उपचार की व्यवस्था और इसके प्रति जो भी आवश्यक सावधानियां होनी हैं बचाव के लिए, ये सारी चीजें हम लोग पहले तय कर चुके हैं। जागरूकता के लिए हर ग्राम पंचायत में, हर स्कूल में, हर हॉस्पिटल में, हर धार्मिक स्थल के बाहर हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर आदि चस्पा कर दिए हैं। लोग उस सावधानी को देखें। दिहाड़ी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, डेली ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा लगाने वालों के लिए, अन्य उन लोगों के लिए जिनके पास चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों, अंत्योदय के कार्ड धारक हों, उन सब के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा प्रदेश सरकार पहले से कर चुकी है। प्रदेश के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावित जनपद हैं, पहले चरण में, जैसे आज जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज सफलतापूर्वक आम जन ने सहभागिता के साथ इसको आगे बढ़ाया है। हम कल से, यानी ये कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलेगा और 15 जनपद पहले चरण में, जहां पर कोरोना वायरस से कोई पीड़ित प्रभावित है या उन्हें आइसोलेट करने के लिए कहीं रखा गया है, ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। ये जनपद हैं आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बाराबंकी, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर और सहारनपुर। अभी बाराबंकी को हमने इसमें नहीं लिया, लेकिन ये जो बाकी शेष 15 जनपद हैं, ये सभी 15 जनपद पूरी तरह लॉकडाउन होंगे। मेरे इन सभी 15 जनपदों के सभी नागरिकों से अपील होगी कि वे कहीं बाहर न निकले, किसी भी कार्य के लिए अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर न जाएं, क्योंकि वे उस स्टेज पे खड़े हैं कि थोड़ी सी लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। और इस दृष्टि से इन 15 जनपदों को पूरी तरह जिला प्रशासन यहां पर पेट्रोलिंग होगी। जनता की सहायता के लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की PRB 112 के हमारे लगभग 3000 4 व्हीलर
1500 टू व्हीलर, ये सुरक्षा के साथ साथ आवश्यक सामग्री पहुंचाने में भी हम इससे मदद करेंगे। इमरजेंसी में अगर किसी परिवार को कोई आवश्यकता होगी, PRB 112 उनकी सहायता के लिए खड़ा होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारे पास 108 की 2200 एम्बुलेंसेज हैं, 102 की 2270 एम्बुलेंसेज हैं और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 250 हैं। ये भी पूरे प्रदेश के अंदर जनता की सुविधा के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुविधा, इमरजेंसी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध रहेंगी। मेरी इसलिए अपील होगी, एक पहले चरण में 15 जिले जो लॉकडाउन होने जा रहे हैं, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी, हर प्रकार की पूरी तरह लोग बंद रखेंगे। 23 से 25 तक कंटिन्यू रहेगा। हम लोग इसके बारे में कल एक बार फिर से इसका रिव्यू करेंगे। जिन जनपदों में जहां पर खासतौर पर कल और आज में बड़ी मात्रा में मुंबई, सूरत और अन्य जगहों से बड़ी मात्रा में लोग आए हैं, नागरिक आए हैं, उनमें जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, कुशीनगर, झांसी, गाजीपुर, अयोध्या, बस्ती, बाराबंकी, देवरिया, बलिया, भदोई हैं। संत कबीर नगर, गोंडा, ये सभी जो जनपद हैं, इन सभी जनपदों में जो भी नागरिक हैं जो बाहर से आए हैं, वहां के जिला प्रशासन से भी और जो लोग बाहर से आए हैं, मैं उनसे इस बारे में कहूंगा कि वे अपने घरों में ही रहें, इधर उधर न जाएं, परिवार वालों से मिलने, उनके साथ बैठे ना, अलग रहें तो अच्छा रहेगा। प्रशासन भी उन लोगों की सूची लेकर के उन्हें क्वारंटाइन करने की व्यवस्था करें। जहां पर थोड़ी भी उन्हें संदेह होता है, उन्हें तत्काल आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। उपचार की व्यवस्था निःशुल्क प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसके साथ ही जो हमारे शेष नेपाल की सीमा से जुड़े हुए 6 जनपद हैं, उन 6 जनपदों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और पीलीभीत, इन सभी 6 जनपदों में भी, नेपाल से सटे हुए जनपदों में भी लोग सतर्कता बरतें। मेरी अपील होगी कि जो लोग नेपाल से या बाहर से कहीं से आए हैं, वे पूरी तरह अपने घरों में ही रहें, घरों में भी परिवार के सदस्यों से दूर बैठ रहें और कहीं भी उन्हें कोई संदेह होता है तत्काल उसकी सूचना दें और प्रशासन भी इस बात का संज्ञान लेगा। प्रत्येक के घर में टीम जाएगी, देखेगी, इन चीजों को करेगी। अगर किसी को कोई संदेह हो या कहीं पर कोई व्यक्ति को लगता है कि उसको कोई आवश्यकता, इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो आप PRB 112 को संपर्क करेंगे, या फिर अगर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो, हमने डायल फ्री नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा डायल 108 और 10T2 के साथ साथ हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हर जनपद में जनता की सुविधा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। राज्य में अब तक 114 संदिग्ध लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इनमें 110 को रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। कर्नाटक में संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 9 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। पूरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना ने भी आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है और इस महीने की 31 तारीख तक सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं भी बंद रहेंगी। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 27 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। इस दौरान सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी और 7 से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी गैर जरूरी सेवाओं और व्यवसायों को 31 मार्च तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। इस दौरान स्वास्थ्य, बिजली, आपात परिवहन सेवाएं, दूध, अनाज और दवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में हुई बैठक के बाद देश में पहली बार ट्रेनों पर पाबंदी का फैसला लिया गया है। 31 मार्च की आधी रात तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी।
उन यात्रियों का किराया लौटाने के नियमों में ढील दी गई है जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच की टिकट बुक कराई है। देश भर में उपनगरीय और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाओं को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश ने रविवार को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क देशों के लिए बनाए गए कोरोना आपात कोष में $15 लाख का योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने और उससे मुकाबला करने में मदद के लिए इस कोष का ऐलान किया था। भारत ने सबसे पहले कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए दक्षेस आपात कोष में $1 करोड़ का योगदान करने की घोषणा की। उसके बाद नेपाल और अफगानिस्तान ने 10-10 लाख डॉलर और मालदीव और भूटान ने क्रमशः 2 लाख और $1 लाख देने की घोषणा की है। फिलहाल पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ से अभी तक कोष में योगदान की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। यूरोप में हालत बेहद खराब है। एक दिन में स्पेन में 394 मौतें हुई हैं। वहीं इटली की बात करें तो इटली में रविवार को 651 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामले में इटली दुनिया में करीब 5500 मौतों के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि इटली में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को हुई 793 मौतों के मुकाबले रविवार को कम लोगों की जान गई। तो वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10.4% बढ़कर 59,138 तक पहुंच गया। इटली में इस वायरस से अब तक कुल 5,476 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका भी महामारी घोषित कोरोना वायरस की भयंकर चपेट में आता दिखाई दे रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। अब तक सबसे अधिक न्यूयॉर्क में 114 मौतें, वॉशिंगटन में 94 मौतें और कैलिफोर्निया में 28 मौतें हुई हैं। अमेरिका में कम से कम 30,000 लोग इस विषाणु से संक्रमित हुए हैं। संक्रमित होने वालों में अमेरिकन सीनेटर रैंड पॉल भी शामिल हैं। ताज़ा केस जर्मनी से सामने आया है, जहां चांसलर एंजेला मर्केल को क्वारंटीन होना पड़ा है। हालांकि मर्केल के टेस्ट अभी होने बाकी हैं और ये देखा जाना है कि वो कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव है या नहीं। जर्मनी में अब तक कोरोना के चलते 93 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस एथलेटिक्स प्रमुख ने भी टोक्यो ओलंपिक स्थगित करने की मांग की है। फ्रांस एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष ने रविवार को कहा है कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हुए हालात के बावजूद टोक्यो ओलंपिक स्थगित करने से क्यों इनकार कर रहा है। किसी भी शहर को लॉकडाउन करने का मतलब होता है कि कोई भी शख्स घर से बाहर नहीं निकल सकता। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। मसलन दवा, बैंक, अस्पताल और राशन पाने की ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलने की छूट मिलती है। लॉकडाउन एक तरह से आपातकाल व्यवस्था होती है। अगर किसी शहर या इलाके में लॉकडाउन की घोषणा होती है तो वहाँ के लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होती। लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी शख्स को जीवन जीने के लिए बुनियादी और आवश्यक चीज़ों के लिए ही बाहर निकलने की इजाज़त होती है। लॉकडाउन में अगर किसी को राशन, दवा, पानी, बिजली, सब्जी ज़रूरत है तो वह बाहर जा सकता है या फिर बैंक, अस्पताल के काम के लिए अनुमति मिल सकती है। क्योंकि चीन से फैले खतरनाक कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। भारत समेत दुनिया के करीब 160 से अधिक देश कोरोना वायरस से फैली महामारी से दहशत में हैं, क्योंकि अब तक इस वायरस का इलाज नहीं मिल पाया है, न ही इसकी कोई वैक्सीन है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई देश लॉकडाउन हो चुके हैं या फिर वहाँ लॉकडाउन जैसे हालात हैं। भारत में ही कई राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। भारत में राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब ने पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक के कुछ बड़े शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन है। यहाँ आपको स्पष्ट कर दें कि लॉकडाउन शब्द से डरने की ज़रूरत किसी को नहीं है। भारत के शहरों को अगर बंद किया जा रहा है तो इसमें यहाँ के नागरिकों को नुकसान नहीं है, बल्कि सरकार आपकी और हमारी खतरनाक कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही है। लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग घरों से बाहर न निकलें और कोरोना वायरस का प्रसार न हो सके। कोरोना वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत में अब तक इससे 6 लोगों की जान जा चुकी है।
वहीं दुनिया भर में 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस के भारत में 241 मामले सामने आ चुके हैं और वैश्विक आंकड़ा 2.25 लाख के करीब है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील काम आई और जनता कर्फ्यू पूरी तरह कामयाब रहा। शाम 5 बजते ही महिलाएं, बच्चे घरों के बाहर आए और थाली बर्तन बजाकर लोगों का अभिवादन किया। कोरोना वायरस के चलते रेलवे ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी सभी यात्री सेवाएं 22 मार्च तक की आधी रात से 31 मार्च तक बंद रखने की रविवार को घोषणा कर दी। रेलवे ने कहा है कि इस अवधि में केवल मालगाड़ियां चलेंगी। रेलवे ने अपनी कई ट्रेनें रद्द करके शुक्रवार को ही अपनी सेवाओं में कटौती कर दी थी, लेकिन उसने उन ट्रेनों को यात्रा जारी रखने की अनुमति दे दी थी जो पहले ही अपनी यात्रा शुरू कर चुकी थी। रेलवे के नए आदेश के अनुसार 22 मार्च की आधी रात से 31 मार्च तक केवल मालगाड़ियां चलेंगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू के मद्देनजर देश में आज कोई भी ट्रेन नहीं चल रही। बीती रात से ही आज रात 10 बजे के बीच किसी भी स्टेशन से कोई यात्री ट्रेन सफ़र शुरू नहीं कर रही। कोरोना वायरस के चलते गैर जरूरती यात्राओं पर रोक लगाने के मकसद से रेलवे ने तकरीबन 4,000 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इसमें 2,400 पैसेंजर ट्रेन और 1,300 एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। यूपी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ये ताज़ा मामला लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र का है। गांव कंधईपुर निवासी 42 वर्षीय रामजतन और 30 वर्षीय नीरज खेत पर किसी काम से गए हुए थे। जैसे ही वह अपनी बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।